वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन नंबर 9 एंड 10। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 9 किसके बारे में बात करता है? ओरल ट्रांसफर के बारे में। रीड आउट करते हैं डायरेक्ट। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। यानी कि सेक्शन 9 ऐसे हमारे कौन से ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है? वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है जिसमें राइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि ऐसे ट्रांसफर जहां पे लॉ ने क्या नहीं कर रखा, स्पेसिफाइड नहीं कर रखा कि ये ट्रांसफर क्या होने चाहिए, राइटिंग में होने चाहिए। उन ट्रांसफर को हम कैसे कर सकते हैं? ओरली कर सकते हैं। ट्रांसफर कैन बी मेड ओरली ऑल्सो, बट इफ एनी प्रोविजन मेक इट मैंडेटरी दैट द ट्रांजेक्शन शुड बी इन राइटिंग और रजिस्टर्ड। अगर लॉ ने कहीं भी मेंशन कर रखा है या किसी भी प्रोविजंस में मेंशन कर रखा है कि ये ट्रांजैक्शन कैसे होनी चाहिए, ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब वहां पे हम ओरल ट्रांसफर नहीं कर सकते। अदरवाइज हम ट्रांसफर ओरली भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी का या ट्रांजैक्शन का। Then such transaction cannot be made orally. For an example, the sale of immovable property more than 100 rupees would require compulsory registration. Hence, such transaction cannot be made orally. अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करी जाती। अगर ऐसी प्रॉपर्टी की हम सेल करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए से ज्यादा है, तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। यानी कि ट्रांजेक्शन का क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हेंस सच ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी मेड ओरली। यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है वो ओरली नहीं कर सकते। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। वहां पे ट्रांजेक्शन कैसी होगी? राइटिंग में होगी, ओरल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्लियर? कम टू द सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him। अगर सपोज ये करिए कि हमने कोई ट्रांसफर करा है और उस पर हमने कोई कंडीशन लगा दी या लिमिटेशन लगा दी, और वो कंडीशन कैसी है, वो लिमिटेशन क्या है, वो एब्सोल्युटली क्या कर रही है? रिस्ट्रेन कर रही है। किसे? ट्रांसफरी को या और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। उस सिचुएशन में क्या होगा? From parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void। जो हमने कंडीशन लगाई है, जो लिमिटेशन है, वो क्या हो जाएगी? void हो जाएगी। और ट्रांसफर क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। Except in the case of a lease where the condition is for the benefit of the lessor और those claiming under him। यानी कि अगर हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशन की जिसमें हमारी कंडीशन और लिमिटेशन क्या नहीं होगी? वॉइड नहीं होगी। यानी कि सेक्शन 10 के एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? लीज। जहां पे हमने क्या करा? लीज में कंडीशन लगाई है, किसके बेनिफिट के लिए? कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर provided that the property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Mohammedan or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same for her beneficial interest therein। अगर हम बात करते हैं जो मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन में भी कंडीशन लगाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेक्शन 10 का एक्सेप्शन। यानी कि मैरिड वुमेन भी क्या नहीं कर पाएगी? ट्रांसफर नहीं कर पाएगी अपनी प्रॉपर्टी। ये भी किसके बेनिफिट के लिए है? इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन। अब इस जो वुमेन वाला है हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन, यानी कि सेक्शन 2 के जब सेपरेटली मैं लीज और मैरिड वुमेन को डिस्कस करूंगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस सेक्शन इज दैट द कंडीशन इज वॉइड बट द ट्रांसफर इज वैलिड। अगर हम सेक्शन 10 की इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, तो क्या है? जो कंडीशन है, जो लिमिटेशन है, वो तो वॉइड है, बट जो ट्रांसफर करा जा रहा है वो क्या माना जाएगा? वो वैलिड माना जाएगा। अगर मैंने कोई ट्रांसफर करा है आपको, यानी कि कोई सेल कर दिया फॉर एन एग्जांपल, और उसमें कुछ कंडीशन लगा दी जो आपको यानी कि ट्रांसफरी को क्या कर रही है? एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रही है, तो वो कंडीशन, वो लिमिटेशन क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। यानी कि जो ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है ट्रांसफरी को, जो ट्रांसफर हुआ है किस किस के बीच में? ट्रांसफरर के बीच में, ट्रांसफरी के बीच में। जो ट्रांसफर हुआ है वो ट्रांसफर क्या होगा? वैलिड माना जाएगा। यानी कि कंडीशन और लिमिटेशन तो वॉइड हो जाएगी इस सेक्शन में अंडर सेक्शन 10, बट जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा बच्चों? वैलिड होगा। क्लियर?
थोड़ा कंफ्यूज मत होना ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो टर्म्स होती है लेसर, लेसी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, इनमें कई बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांसफरर कौन हो गया, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, और ट्रांसफरी कौन हो गया, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। क्लियर बच्चों? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। For example, if A transfers property to B with the condition that B cannot sell the property, here B becomes the owner and he is taking the property as if no condition were imposed and he is very much free to transfer it to any person. अब मैंने आपको सेक्शन 10 में क्या बताया था, अगर कोई आपने ऐसी कंडीशन लगाई है या कोई लिमिटेशन लगाई है किस पे, ट्रांसफरी पे, यानी कि एब्सोल्युटली आपने क्या करा है, रिस्ट्रेन करा है किसे, ट्रांसफरी को। ट्रांसफरी कौन हो गया, जिसे प्रॉपर्टी क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसे दी, बी को दी। क्या कंडीशन लगाई कि बी प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट नहीं कर सकता, यानी कि आगे प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। हियर बी बिकम्स द ओनर एंड ही इज टेकिंग द प्रॉपर्टी एज, किस तरीके से प्रॉपर्टी मिलेगी बी को, एज इफ नो कंडीशन वर इम्पोज्ड, यानी कि कंडीशन को क्या कर दिया, वॉइड कर दिया। बी इस तरीके से मालिक बनेगा जैसे कोई कंडीशन लगाई ही नहीं गई है। क्लियर? ही इज वेरी मच फ्री टू ट्रांसफर इट टू एनी पर्सन। जो बी है, यानी कि ही कौन है यहाँ पे, बी। बी क्या है, फ्रीली क्या है, ट्रांसफर कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को। ही इज वेरी मच फ्री टू ट्रांसफर इट टू एनी पर्सन। सेक्शन 10 बार्स एंड एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन। सेक्शन जो 10 है हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन को क्या करता है, बार करता है, विच मींस दैट अ पार्शियल रेस्ट्रेन कैन बी अलाउड, यानी कि जो पार्शियल रेस्ट्रेन है वो क्या है, अलाउड है। अब एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन क्या होता है एंड पार्शियल रेस्ट्रेन क्या होता है, देखिए फॉर एन एग्जांपल, ए ने क्या कहा बी को कि आपको जो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं वो आप कभी भी नहीं बेच सकते। तो जो आपने एक रेस्टोरेंट की तरीके से आप ये समझ लीजिए रेस्ट्रिक्शन। तो आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो क्या लगाई है, एब्सोल्यूट लगाई। एब्सोल्यूट का मतलब क्या लगा, आपने पूरी तरीके से क्या कर दिया, बी को क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी, पूरी तरीके से क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया या बांध दिया कि आप प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होगा, संपूर्ण ऐसी एक कंप्लीट तरीके से क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर हम बात करते हैं पार्शियल रेस्टोरेंट का, तो पार्शियल रेस्टोरेंट मतलब क्या हो गया कि बी को आपने क्या कंडीशन लगाई कि आप इस प्रॉपर्टी को सी को नहीं बेच सकते, आप किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे कंडीशन क्या थी, पार्शियली रेस्टोरेंट थी। क्लियर? तो सेक्शन 10 किसे बात कर रहा है, वो एब्सोल्यूट रेस्टोरेंट को बात कर रहा है, ना कि पार्शियल रेस्टोरेंट को। Partial restraint means that certain condition are allowed and certain condition are not allowed, यानी कि कुछ कंडीशन क्या है, अलाउड है, कुछ कंडीशन नहीं अलाउड है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए ने जो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी है, उसने कंडीशन क्या लगाई कि आप सी को नहीं बेच सकते, बाकी आपकी जिसको मर्जी है उसे प्रॉपर्टी को आगे फ्यूचर में बेच सकते हो। क्लियर? आपको समझ आया? तो सेक्शन 10 किस पे एप्लीकेबल होगा, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट को क्या करेगा, बार करेगा, पार्शियल रेस्ट्रेंट को बार नहीं करेगा। क्लियर? This section lays down two exceptions. दो exceptions कौन से थे जो अभी ने पीछे बैरक पढ़ा था जब अभी, लीज एंड मैरिड फीमेल्स। क्लियर? डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कम टू द लीज। अब लीज एंड मैरिड फीमेल क्या है, एक्सेप्शन है सेक्शन 10 के, तो वन बाय वन देखते हैं। ठीक है? इन अ लीज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बट हियर द लेसर कैन इंपोज एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 10 क्या करता है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट को क्या करता है, बार करता है। बट लीज क्या है, एक्सेप्शन है सेक्शन 10 का। तो यहां पे लीज में जो लेसर है वो इंपोज कर सकता है क्या, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन, यानी कि वो कंडीशन इंपोज कर सकता है किस पे, लेसी पे। यहां पे सेक्शन 10 बार नहीं करेगा एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन को। क्यों? क्योंकि लीज एंड मैरिड फीमेल क्या है, एक्सेप्शन है सेक्शन 10 के। एक बार रीड आउट करते हैं। इन अ लीज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बट हियर द लेसर कैन इंपोज एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन अपॉन द लेसी from making any transfer. So for example, the lessee cannot sublet or transfer his position to any other person. अगर हम बात करते हैं तो लेसर ने क्या कंडीशन लगा दी, फॉर एन एग्जांपल, कि लेसी क्या नहीं कर सकता, सबलेट नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को आगे, प्रॉपर्टी के पोजीशन को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये रेस्ट्रेन कैसा है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन है, बट ये एक्सेप्शन है, इसलिए सेक्शन 10 इसे क्या नहीं करेगा, बार नहीं करेगा। क्लियर? सेकेंड, मैरिड फीमेल्स। The second exception is married females. Sometimes certain properties are transferred to a married female. देखिए कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज क्या करी जाती है, मैरिड फीमेल्स को क्या कर दी जाती है,
ट्रांसफर कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है ट्रांसफर? टू गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट। उनके सिक्योरिटी के लिए या उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के लिए प्रॉपर्टी क्या कर दी जाती है? ट्रांसफर कर दी जाती है फीमेल्स को, मैरिड फीमेल्स को। दैट शी हैज सम प्रॉपर्टी इन हर नेम बट शी इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर इट टू एनी अदर पर्सन। समटाइम क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी क्या करी जाती है? ट्रांसफर करी जाती है मैरिड फीमेल को। क्यों? टू गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट दैट शी हैज सम प्रॉपर्टी इन हर नेम। उनके नेम पे क्या करी जाती है? उन्हें कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाती है टू शो रिस्पेक्ट एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे दी जाती है बट शी इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर इट। बट जो वो फीमेल होती है, मैरिड फीमेल, वो उसके ऊपर क्या लगाई जाती है? रिस्ट्रिक्शन लगा जाती है। वो अलाउड ही नहीं है वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर सके। यानी कि क्या, जो फीमेल जिन्हें प्रॉपर्टी दी जा रही है वो किसी और व्यक्ति को, एनी अदर पर्सन को, यानी कि किसी भी अन्य व्यक्ति को क्या नहीं कर सकती? वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है? ये क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, हम उन्हें क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। और फिर हम एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं कि वो फीमेल, मैरिड फीमेल क्या नहीं कर सकती? प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्यों? दिस इज डन टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द रिलेटिव्स टू ट्रांसफर इट। यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है? क्योंकि हम उन वुमेन को, उन फीमेल को क्या करना चाह रहे हैं? प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। किससे? फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द रिलेटिव्स। जो रिलेटिव्स होते हैं उस फीमेल को क्या ना करें? प्रेशर ना करें कि प्रॉपर्टी क्या कर? ट्रांसफर कर। फॉर एन एग्जांपल, हमने एक ए है फीमेल, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। अगर उस फीमेल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो जो अदर रिलेटिव्स हैं वो क्या करेंगे? ए को प्रेशराइज करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या कर दे? हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दे। होपफुली आप सभी को सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में समझा पाए हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही, कोई भी क्वेरीज है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.to में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग इंटर्नशिप, कोई भी सब्जेक्ट है, कैसे आंसर लिखें, कोई भी प्रॉब्लम है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट समझ आता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।